ट्वीट लिखा, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हो रहा है कार्य, सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी जत्थे को करेंगे रवाना। डीएम और एसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बाबा केदार के दर्शन के लिए रोजाना उमड़ रही भीड़, एक तीर्थयात्री को मिल रहा है 3 से 5 सेकंड का समय, खराब मौसम पर आस्था भारी। डोईवाला में आरपी निशंक ने छात्राओं को किया सम्मान। महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में हुआ कार्यक्रम, गढ़वाली गायकों के गीतों ने बांधा समा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 13.75 लाख परिवार, 50% सब्सिडी के साथ मिलेगी चीनी और नमक। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने की समीक्षा बैठक। रामनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, तमंचे और पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का रहने वाला है बदमाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था आज दिल्ली रवाना हो गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जत्थे को रवाना करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जो है वो यात्रा थी, वो हेमकुंड साहिब यात्रा आज से शुरू होगी। 20 मई से शुरू होगी, माफ कीजिएगा, 20 मई से शुरू होगी यात्रा। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को रवाना किया है। केस से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था आज होगा रवाना। उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीस मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जत्थे पर खुद रवाना किया। अंकित काला हमारे संवाददाता इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से खबर आ रही है कि आज जो है पहला जत्था वो रवाना हो गया, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज से 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो आज पहला जत्था जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से रवाना करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश से इस जत्थे को रवाना करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सभी तैयारियां सरकार ने पूरी करी है। और इसके अलावा अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो जो करीबन 18 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, वहां पर काफी बर्फ जो है वो गिरी हुई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितना ये जो यात्रा है कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सेना के जवानों ने और जो सेवादार हैं, उनकी कड़ी मेहनत के बाद जो ये बर्फ को काट करके जो रास्ता बनाया गया है, उसके माध्यम से जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस हेमकुंड साहिब की यात्रा को करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जत्थे को रवाना करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में पहुंचेंगे, वहां से इस जत्थे को रवाना करेंगे। और इसके साथ ही सरकार ने का ये कहना है कि उसकी ओर से पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। अंकित काला, जिस तरीके से आपने बताया कि इतने सर्द मौसम में, और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की ठंड जो है वहां पर पड़ रही है, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की गई है इस ठंड से जूझने के लिए? देखिए, सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि आप अपने साथ जब जो भी अपनी यात्रा में निकल रहा है पूरी तैयारी के साथ आए, गर्म वस्त्र अपने साथ लेकर के आए। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एक और निर्णय लिया है कि जिन श्रद्धालुओं को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या इसके अलावा शुगर है या कोई अन्य किसी बीमारी से कोई श्रद्धालु अगर ग्रसित है तो उसको यात्रा करने नहीं दी जा रही है। इसके अलावा भी तमाम जो अन्य इंतजाम हैं वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। अब सवाल ये है कि जो 20 तारीख को जो कपाट खुलेंगे और उसके बाद जो श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिलेगी, तो क्या किस तरीके का सरकार का मैनेजमेंट है
वो यहाँ पर समझ आएगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहुंचेंगे, इस तरीके की उम्मीद है। और चारों धामों की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऋषिकेश में 3 पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से कि आप पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई किसी भी श्रद्धालु को शुगर, बीपी और अन्य बीमारी है, इसके अलावा कोई बुजुर्ग है, तो फिलहाल उसको सरकार ने यात्रा करने से मना किया है, यानी कि वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही जो हेमकुंड साहिब के कपाट हैं वो 20 तारीख से खुलने वाले हैं। सरकार का कहना है कि जो मार्ग में जो बर्फ पड़ी थी उसको पूरी तरीके से हटा लिया गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के राज्य सरकार प्रयास लगातार कर रही है। अब ऐसे में जब कपाट खुलेंगे तो उसके बाद भी देखना होगा कि किस तरीके की व्यवस्था सरकार की तरफ से हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए की जाती है। जबकि जिस तरीके का मौसम दिखाई पड़ रहा है, भारी बर्फबारी हो रही है, इस बीच भी तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि आस्था जो है वो खराब मौसम पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या मौसम ऐसा ही बना रहेगा या कुछ सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल आरिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम पर कहीं ना कहीं आस्था भारी पड़ रही है। और ये आप चारों धामों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं। यदि सरकार केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन नए जो पंजीकरण है उस पर रोक नहीं लगाती तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता था। और अभी अगर आप देखेंगे तो 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि श्रद्धालु कहीं ना कहीं चारों धामों की यात्रा में आना चाहते हैं। और 20 तारीख से जब हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे तो यहाँ पर भी श्रद्धालु आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मौसम है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। विशेषकर अभी केदारनाथ धाम की बात करें वहां पर है, या इसके अलावा अन्य जो हमारे चारों धाम है वहां की बात करें, या फिर हेमकुंड साहिब की बात करें, तो लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी काफी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पर कहीं किसी प्रकार का कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी मैदानी क्षेत्रों में तो हमें तापमान बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो पर्वतीय जनपद के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं विशेषकर वहां पर हमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। विशेषकर केदारनाथ धाम या जो हमारे अन्य चारों धाम है वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और 19 तारीख के बाद जो मौसम में परिवर्तन जो है वो हमें काफी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद निचले इलाकों में भी आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जी अंकित, जिस तरीके से आपने बताया था कि तमाम जो है स्वास्थ्य चेकअप किए जा रहे हैं, बीपी के जो मरीज हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन जो श्रद्धालु यात्रा पर जाते हैं उनके लिए क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से अलग अलग जो हेल्थ एटीएम मशीनें हैं वो यात्रा मार्गों पे लगाई गई हैं। अभी हमने चारों धामों में देखा था कि सरकार ने एक बड़ी संख्या में जो हेल्थ एटीएम है उसको निःशुल्क किया है। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं जिनको अपने स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें दिख रही है या उन्हें कुछ परेशानी हो रही है तो वो उन हेल्थ एटीएम में जाकर के अपनी जांच करा सकते हैं। सरकार ने कई सारी उसमें जो जांचें हैं उसको निःशुल्क रखा है। उसमें शुगर की जांच है, बीपी की बात करें, या जो अन्य आर्थराइटिस या जो अन्य बीमारियां हैं उनको भी सरकार ने निःशुल्क किया है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस सोच के साथ चल रही है कि किसी भी परिस्थिति में जो श्रद्धालु हैं उसको दिक्कत ना हो। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है बीमारी से जुड़ी हुई तो उसको उस श्रद्धालु को, उस मरीज को जांच कराने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर के जगह जगह जो मार्ग हैं, जो विशेषकर धामों से जुड़े हुए मार्ग हैं, वहां पर जगह जगह पे हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं और निःशुल्क ये व्यवस्था की गई है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके भी कहीं ना कहीं चारों धामों की हम बात करते हैं तो कई एक श्रद्धालु जो है वो इस समय उनकी दुखद मृत्यु हुई है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को अन्य बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये एक थोड़ा चिंता की बात है। लेकिन सरकार अपनी ओर से जरूर हारिस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वहां पर भी इसी तरीके से
हेल्थ एटीएम जो है वो लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य के संबंध में कोई दिक्कत ना हो सके। जी अंकित, तो आपने बताया कि तमाम सरकार ने जो है तमाम तरीके रख रखे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। तो बताया कि जैसे हमारे संवाददाता ने सरकार की तरफ से जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था हो या फिर श्रद्धालुओं से जुड़ी कोई भी समस्याएं हों उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्था की जा चुकी है। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना होगा। आपको बता दें कि 20 मई से पहली यात्रा शुरू हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को आज रवाना करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जो है वो इस जत्थे को रवाना करने के लिए पहुंचेंगे। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो हेमकुंड साहिब यात्रा है उसके लिए उसकी शुरुआत की जा रही है। आज पहली जो है जत्थे उसके लिए रवाना होगा। अब 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हेमकुंड यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो आज रवाना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसको रवाना करने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 13,75,000 परिवारों को 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने इस योजना में सब्सिडी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस योजना का कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए। यमुना कॉलोनी स्थित कैंप ऑफिस में आर्य ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि रसोई देखिए, आज की खाद्य विभाग की बैठक में बहुत सारे बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें हम लोगों ने अपने जो राशन कार्ड धारक हैं, जो पीएचएच कार्ड धारक हैं और जो अंत्योदय परिवार के हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनको 50% सब्सिडी पर नमक और चीनी दिए जाने के निर्देश विभाग को पूर्व में दिए थे। तो वह प्रगति आखिरकार कहाँ तक पहुँची, यह समीक्षा बैठक में विषय लिया गया, जिसको लेकर विभाग को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि यह अगली कैबिनेट तक में इस पर हर स्तर का जो है जो भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकली वो सारी चीज़ें निस्तारित कर दी जाए। ये उनकी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी भूमि को खाली कराया जा रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन भी सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का काम कर रहा है। कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अवैध कब्जे को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं आज मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा और पार्षदों ने नगर निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे का खाली कराया।
ना 2 साल से ये कब्जे हो रखे हैं और ये किसकी साठ गांठ है वो सबको पता है। मैं कहूँगी कि यार तो देखो मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि सरकारी ज़मीनों पे से कब्जे हटने चाहिए, तो उनका ही हम आज्ञा का पालन कर रहे। आज्ञा का पालन इन लोगों को करना चाहिए था, अधिकारियों को। आज वो हमने स्वयं कराया है, पार्षद हमारे साथ में है, तो इसलिए हम आज इसको अपना निगम की ज़मीन को बचाने आए हैं, क्योंकि हम जनता ने जितना प्यार से हमें जिस सीट पर बैठाया है उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और ऐसे जमीन को खुदबूद नहीं होने दिया जाएगा, जमीन को बचाया जाएगा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फेडरेशन पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में क्षेत्र किसानों से वार्ता करके उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार से वार्ता करके किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है, जिस पर एसडीएम की ओर से किसानों की समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के समुदत्त शर्मा ने बताया कि तहसील क्षेत्र के कई गांव के किसान आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की हीला हवाली के चलते एनएच के लिए अधिकृत की गई कृषि भूमि के मालिकाना हक रखने वाले किसानों को मुआवजा के लिए तहसील प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो उन्हें सड़कों पर उतर के आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। किसानों की समस्याओं के लिए आज हम लोग यहाँ आए। एक तो बड़ोवाला गांव में नलकूप लगे हुए हैं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार कर रखा। पहले 14 रुपये घंटा आपासी आती थी और वो भी फसल के हिसाब से 6 महीने में। अब जो है नगद पैसे लिए जा रहे हैं, ना कोई रसीद ना पर्चा, और 50 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। तो आज हमने एसडीएम साहब से कहा कि इसकी जो है जांच की जाए और पता किया जाए कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। 50 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे हैं, रसीद पर्चा कुछ है नहीं। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह के दूसरे दिन गढ़वाली गायकों के गीतों ने समा बांध दिया, तो छात्र छात्राएं भी जम करके थिरके। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत करके छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में जहां पर सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम की धूम रही, तो वहीं पर कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं व मेधावी छात्र छात्राओं को डॉक्टर निशंक ने मोमेंटो देकर के हौसला अफजाई किया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष राजीकरण शाह ने छात्रों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन देते हुए निराकरण की मांग की। कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ ये इस समय वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, वहाँ इस वर्ष बहुत छात्रों ने और छात्राओं ने बहुत सारे अवार्ड प्रदेश में देश में प्राप्त किए। इसका शैक्षणिक और उनकी अन्य गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि नैक ने अपने निरीक्षण परीक्षण के दौरान इसको 20 श्रेणी दी है। नैक जो अखिल भारतीय स्तर पर सभी विश्वविद्यालयों और सभी IIT, NIT, आईसर शैक्षणिक क्षेत्र में और विभिन्न गतिविधियों में तो भी मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। मुझे खुशी है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ प्राचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को कि अगली बार ये B+ हो और फिर A में आए तो ये गौरवान्वित होगा। वार्षिकोत्सव और छात्र संघ समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें हमारे पहले दिन जो मुख्य अतिथि थे हमारे माननीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी रहे, और आज मुख्य अतिथि जो पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित थे वो माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद हरिद्वार रहे। छात्र छात्राओं ने उनके सम्मुख अपनी समस्याएं रखी। महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में मेरे द्वारा आख्या पढ़ी गई। वो प्रसन्न हुए कि महाविद्यालय ने कुछ ही समय के अंतर्गत B ग्रेड प्राप्त कर लिया है और वो उम्मीद करते हैं कि महाविद्यालय आने वाले समय में A ग्रेड प्राप्त करेगा। लक्सर में कई बड़े धार्मिक स्थलों में मेले का आयोजन होना है, जिससे लक्सर से सटे काठापीठ दरगाह पर प्रति वर्ष की तरह इस बार भी मेले का आयोजन किया जाना है, जिसके टेंडर को लेकर के लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम की अध्यक्षता में
तहसील कार्यालय में मेले के ओर से ओज के लिए टेंडर प्रक्रिया में बोली लगाई गई, जिसमें 5 बोली दाताओं ने बोली में भागीदारी ली। रक्षक प्रशासन की ओर से शुरुआती बोली 45 लाख से प्रारंभ की गई थी। बोली दाताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार ही बोली लगाई गई। सबसे अधिक बोली लगाने वाले डायरेक्टर वारिस अहमद ने बोली को 60,50,000 लगाई, जिसमें लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने बोली को अंतिम रूप देने के लिए साथ ही मेले की बोली का समापन किया। लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से और स्थानीय लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। उसी मेले को लेकर के आज एक की कार्रवाई की, इसमें झूला, चरखी, विद्युत आपूर्ति, टेंट, नलकूप की सफाई, पेयजल व्यवस्था और लंगर आदि, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर के एक आज नीलामी की प्रक्रिया हुई। लगभग जो सभी कार्य थे इनकी, और जैसे कि आज तहसील में सभी ठेकेदार आए थे और यहाँ पर जैसे बोली जिसकी आगे बढ़ी उसको ही ठेका मिला। अब जैसे हमारी बोली आगे रही और हमें यहाँ का ठेका मिला, और जैसे कि पिछले साल भी बहुत अच्छा मेला भरा था, इस बार उससे भी अच्छा। मैं सभी जायरीनों से और सभी से, शासन प्रशासन से, सबसे ही मैं यही एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मेले को बहुत अच्छे से अच्छा भरवाए। सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे और हमारे एडिटर साहब के नेतृत्व में आज ये बोली लगी है ठेके की। और मेला काटा पीर का 2023 में आज ये ठेका छूटा है वारिस अहमद जी के नाम, जो पिछली बार भी इन्हीं के पास ठेका था और बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली बार भी मेला बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ था। वहीं रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 315 बोर के तमंचे एवं एक 32 बोर का पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ बलजीत सिंह माखुरी ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान ही फ्रेंड्स कॉलोनी और पानी निवासी विधायक नाम के युवक को हिरासत में लेने के बाद ही पुलिस ने उसके कब्जे से 2 तमंचे एवं एक 32 बोर का पिस्टल बरामद करने के साथ ही कारतूस भी बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। देखिए, विनायक नाम का एक व्यक्ति है जिसको कल पूछताछ के दौरान उससे 3 तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 2 तमंचे 315 बोर, एक 32 तमंचा है और उसे कारतूस भी बरामद किए गए। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।